जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे पिछले क्लास में हम लोग खत्म किए थे एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, दो सर्कल के बीच का एंगल। अब अगला कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस तो किसको बोलते हैं रेडिकल एक्सिस, पहले वो समझना कि रेडिकल एक्सिस किसको बोला जाता है। कि रेडिकल एक्सिस ऑफ two circles is the locus of a point, is the locus of a point which moves such that the length of tangents to given circles from that point is always equal। देखो समझना किसको बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। कि रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, मतलब दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस एक ही होता है। दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस उस पॉइंट का लोकस कहलाता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स, वो इस प्रकार से मूव करता है, मतलब घूमते रहता है, वेरिएबल पॉइंट है, सच दैट कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू टू गिवन सर्कल्स फ्रॉम दैट पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। कि जिस वेरिएबल पॉइंट का लोकस रेडिकल एक्सिस होता है ना, उस वेरिएबल पॉइंट से दोनों सर्कल पर डालेंगे टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो फिगर से फिर समझा रहे हैं कि एक सर्कल ये है मान लो, और एक सर्कल ये है, दो ठो सर्कल है, तो इस दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस किसको बोलेंगे। तो समझना रेडिकल एक्सिस, मान लो इस वेरिएबल पॉइंट का लोग, मान लो पी है कोई वेरिएबल पॉइंट, इसी पॉइंट का लोकस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि इस पॉइंट से दोनों सर्कल पर डालना है टेंजेंट। पहला सर्कल पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और दूसरा सर्कल पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। देखो दो अलग अलग सर्किल है, एक सर्कल रहता था तो इस पर टेंजेंट डालते थे तो बराबर होता है। ये दो अलग अलग सर्किल है, दो अलग अलग सर्कल है, इस वेरिएबल पॉइंट से दोनों सर्कल पर डालेंगे टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या होता है, तो इक्वल होता है। ये पी ए और ये पी बी, इसी पॉइंट का जो लोकस आता है, का स्ट्रेट लाइन आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। समझ गया डिफिनेशन सब। रेडिकल एक्सिस किसको बोलते हैं, तो उस वेरिएबल पॉइंट के लोकस को रेडिकल एक्सिस बोला जाता है, जिस वेरिएबल पॉइंट से दोनों सर्कल पर डालेंगे टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो इक्वल होता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल। और लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला बताया कि तुम सबको, उतार लो तब फिर निकाल के बताते हैं। अब लिखना द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल्स S1, जिसका इक्वेशन ये मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू एंड S2, इसका इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिखना है, इज गिवन बाय। इस दोनों सर्कल के रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिखना है। तो फिर से समझ लेना पड़े, फिर से हम एक बार समझा रहे हैं किसको बोलते हैं रेडिकल एक्सिस।
तो बोलो किसको बोलते हैं रेडिकल एक्सिस? कि दो ठो सर्कल है दिया हुआ, देखो ये फिगर फिर बना रहे हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, किसको बोलते हैं रेडिकल एक्सिस? तो उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस, पहले वो पी मान है वेरिएबल पॉइंट पी, इसी का लोकस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे लोकस? इस वेरिएबल पॉइंट से इस दोनों सर्कल पर डालेंगे टेंजेंट, इस दोनों सर्कल पर डालेंगे टेंजेंट, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? ये इक्वल होगा पी ए पी। समझ गए? उस पॉइंट का ये हुआ S1 बराबर 0 और ये हुआ दूसरा सर्कल S2 बराबर। तो बोलो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला याद है? लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं? उसके पहले वेरिएबल पॉइंट का लोकस निकालना, इस पॉइंट को पहले मान लें अल्फा बीटा, कोई दिक्कत? देखो इस पॉइंट को मान लें हम अल्फा बीटा, तो इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो यहां पर क्या है सो बताओ कि हियर पी ए बराबर पी बी। अब क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट से। ठीक है, बोलो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बताए हुए हैं कि जिस पॉइंट से सर्कल पर डालते हैं टेंजेंट, उस पॉइंट से इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा देंगे। मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर S1 और ये हो जाएगा रूट अंडर S2। ठीक, अब बताओ स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग कर दो तो बोलो क्या हो जाएगा? S1 बराबर S2, अब माइनस कर दे, मतलब S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। यही याद रखना है रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, कि दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देंगे। फर्स्ट सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1, ऐसा माइनस कर देंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू ये 0 हो गया, लोकस निकल गया। अब कहिएगा अल्फा बीटा मान, देखो अल्फा बीटा यहां लिखते, लेकिन फिर लोकस ऑफ अल्फा बीटा के लिए यहां रिप्लेस करते अल्फा बीटा के स्थान पर एक्स वाई। यदि अल्फा बीटा से यहां सेटिस्फाइड कराते तो लिखते ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g1 अल्फा 2f1 बीटा प्लस c1, फिर लोकस ऑफ अल्फा बीटा तो रिप्लेस अल्फा बीटा टू एक्स वाई। तो क्या ध्यान रखना है तुम लोगों को? सो बताओ कि किसी भी दो सर्कल के रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो दोनों सर्कल के इक्वेशन को सिर्फ घटा देना है। किसी भी दो सर्कल के रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देना है, S1 माइनस S2 बराबर 0। यही फॉर्मूला याद रखना कि दोनों सर्कल का जो इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को सिर्फ माइनस कर देंगे, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा। अब यही कहलाएगा तुम्हारा रेडिकल एक्सिस, यही हो गया रेडिकल एक्सिस। इस पॉइंट का लोकस एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसीलिए लाइन ट्रेस किए हैं। ये दोनों को घटाओगे तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा वाई स्क्वायर से, तो बचेगा एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म। तो जो इक्वेशन एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म है, मतलब एक्स प्लस बी वाई प्लस इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मतलब रेडिकल एक्सिस से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यही याद रखना है कि दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस कैसे निकालेंगे? तो दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देना। उतार लो सर, प्रिंट करो। अब अगला लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस, प्रॉपर्टीज ऑफ
रेडिकल एक्सिस। ठीक, तो देखो पहला प्रॉपर्टीज कि व्हेन टू गिवन सर्कल्स कट्स ईच अदर, यदि जो दोनों सर्कल दिया रहेगा रेडिकल एक्सिस लिखे हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहा है, तो कट कर रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस becomes the equation of common chord, the equation of common chord, and the points on common chord segment does not satisfied the equation, does not satisfied the properties of या the equation of radical axis। बात समझे? देखो क्या लिखे हुए, सो अभी जो हम फिगर बनाए थे उसमें कुछ समझ में आया? फिगर क्या था? वो दोनों सर्कल एक दूसरे को ना ही कट कर रहा था ना ही टच कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? जब दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करेगा तब, कि जो दोनों सर्कल दिया हुआ है, जब दोनों सर्कल जो दिया हुआ कट्स ईच अदर, एक दूसरे को कट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, कि जो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है वही किसका इक्वेशन भी हो जाएगा, तो कॉमन कोड का भी इक्वेशन हो जाएगा। समझ गया? लेकिन कॉमन कोड सेगमेंट्स पर कोई भी पॉइंट है तो वो रेडिकल एक्सिस के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? फिगर से समझो। देखो सर्कल बना रहे हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, तो कट कर रहा है। ठीक, तो ये अभी बताए रेडिकल एक्सिस का डिफिनेशन कि कोई भी वेरिएबल पॉइंट है पी कोई भी वेरिएबल पॉइंट्स है, इसी पॉइंट का लोकस कैसे निकालते हैं कि इस पॉइंट से दोनों सर्कल पर डालेंगे टेंजेंट, दोनों सर्कल पर डालेंगे टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या होगा, तो इक्वल होगा। तो इसी पॉइंट का लोकस एक लाइन आता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस। तो यही हो गया रेडिकल एक्सिस। अब बताओ फिगर देखने में लग रहा है कि जो रेडिकल एक्सिस है इन दोनों का कॉमन कोड है, यहां से यहां तक कॉमन कोड समझते हो ना, कि ऐसा कोड जो दोनों का कोड हो। तो देखो ये है दोनों का कोड की नहीं, ये समझना जो रेड से कर रहे हैं ये है, ये इस सर्कल का भी कोड है और इस सर्कल का भी कोड है, दोनों का कोड है ये कि नहीं। तो जो रेडिकल एक्सिस है वही इसमें कॉमन कोड हो जाएगा। और आगे जो लिखा हुआ वो समझना कि कॉमन कोड पर जो पॉइंट है, कॉमन कोड सेगमेंट्स पर कोई पॉइंट है, द पॉइंट्स ऑन द कॉमन कोड सेगमेंट, वो प्रॉपर्टीज रेडिकल एक्सिस को सेटिस्फाइड है। रेडिकल एक्सिस का जो प्रॉपर्टी, रेडिकल एक्सिस का क्या प्रॉपर्टी, कि किस इस पर जहां कहीं भी हम पॉइंट लेंगे, चाहे यहां ले, यहां ले, यहां ले, या नीचे यहां ले, यहां ले, उस पॉइंट से दोनों सर्कल पर डालना है टेंजेंट, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो बताओ यदि यहां से यहां तक में हम कोई पॉइंट लेंगे जो रेड कलर से है, यहां से यहां तक में हम कोई पॉइंट लेंगे, तो बताओ दोनों सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉन होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉइंट सर्कल के अंदर में है। जब टेंजेंट ही ड्रॉन नहीं होगा तो क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा? पहले टेंजेंट तब ना लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहां से यहां तक जो पॉइंट है वो सभी पॉइंट्स लाइन पर कोई पॉइंट ही नहीं है जिस पर टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं। तो उससे मतलब नहीं, देखो समझना, हम स्ट्रेट लाइन नहीं बताए थे कि इतना तो लाइन का इक्वेशन लिखो बस यहां से यहां तक, या इसको और ऊपर आगे बढ़ा दो, क्या इक्वेशन चेंज हो जाता है? इक्वेशन चेंज नहीं होता है। या मान लो यहां, समझ गया? क्यों? समझो, जैसे तुम लोग बचपन में था, तब बचपन में भी तुम लोगों का वही नाम है, समझ गया? मान लो किसी का नाम बचपन में स्कूल में लिखा गया मुकेश, ठीक, तो
बड़ा भी हो जाएगा, 10th पास कर जाए, 12th पास कर जाए, बीएससी कर ले, एमएससी कर ले, तो भी उसका नाम क्या है? मुकेश ही है। तो वही हाइट बढ़ जाने से क्या उसका नाम बदल गया? इक्वेशन का मतलब यही हुआ कि ये इस लाइन का नाम है, अब इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें, पीछे बढ़ा दें, उससे उसका नाम कभी चेंज नहीं होगा। तो वही बात है, ये है तो रेडिकल एक्सिस, ये है रेडिकल एक्सिस ही, लेकिन इस केस में वही रेडिकल एक्सिस क्या है? कॉमन कोड भी है। इस केस में वही रेडिकल एक्सिस क्या है? कॉमन कोड है। ठीक, जब दो सर्कल एक दूसरे को ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा, मतलब अलग अलग है, तो उसको सिर्फ रेडिकल एक्सिस बोलेंगे, सिर्फ रेडिकल एक्सिस। जब टच करेगा तो रेडिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं और कॉमन कोड भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही आ जाएगा। यानी यहां तुमको बस यही समझना है कि किसी भी दो सर्कल का कॉमन कोड कैसे लिखेंगे, किसी भी दो सर्कल के कॉमन कोड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो अभी बताए थे रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिखना है कि दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देना है, दोनों सर्कल के इक्वेशन को माइनस कर देना। यदि माइनस कर देंगे तो वही रेडिकल एक्सिस का। यहां से यही समझना है तुमको कि किसी भी दो सर्कल के कॉमन कोड का इक्वेशन कैसे लिखना है, कि द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, the equation of common code is क्या हो जाएगा? कॉमन कोड ऑफ बोथ सर्कल, कि दोनों सर्कल के कॉमन कोड का इक्वेशन, बोथ सर्कल्स, ये दोनों सर्कल के, इसी को हम कॉमन कोड भी कहेंगे, कॉमन कोड। इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखाएगा? ये दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देना है, S1 माइनस S2 बराबर 0। तो इसीलिए बस इसको समझाया है कि यदि दो सर्कल एक दूसरे को कट करेगा तभी कॉमन कोड होगा, ऐसे कॉमन कोड भी नहीं होगा। जब दो सर्कल एक दूसरे को कट करेगा तब ना कॉमन कोड होगा, जब एक अलग अलग है फिर एक भी कॉमन कोड नहीं मिलेगा। जब दो सर्कल एक दूसरे को कट करा दी, जो कॉमन कोड है उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वही जैसे रेडिकल एक्सिस का लिखते हैं, दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देना। जो दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटाने पर आएगा वही उसके कॉमन कोड का इक्वेशन कहलाएगा। अब इसमें फिर जानना है लेंथ ऑफ कॉमन कोड, कि जो कॉमन कोड है उसका लेंथ कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे। पहले इतना उतार लो तब लेंथ निकालने बता रहा है, इसका लेंथ पहले इतना प्रिंट कर लो इसी कॉन्सेप्ट में, ये तो इक्वेशन में लिखाया। लेंथ ऑफ कॉमन कोड, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे समझ लेना। कि सर्कल है, एक सर्कल ये हुआ, एक सर्कल ये हुआ S1 बराबर 0 और ये हुआ S2 बराबर 0। कॉमन कोड फिर बताओ किसको बोलते हैं? तो यहां दोनों पॉइंट को मिला दे, ए बी, यही हो गया कॉमन कोड। यही क्या हो गया? कॉमन कोड। इसी का लेंथ बताना है। तो देखो क्या करना, कोई एक सर्कल पहले लेना, ये जरूरी नहीं है, S1 भी ले सकते हैं, S2, कोई एक सर्कल पहले ले लिए। मान लो हम यही ले लिए S2, इसका सेंटर निकाल लेना, इसका रेडियस, मान लो इसका सेंटर C है, सेंटर मतलब इसका कोऑर्डिनेट, ये मान लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 है। तो बोलो सेंटर कितना हो जाएगा? तो माइनस G2 और माइनस F2, और रेडियस हो जाएगा R2 मान लो। इसका इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड निकालने बताए ना, पहले इसका इक्वेशन लिख देना, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड AB, इक्वेशन लिखा गया। अब बताओ इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सेंटर से इस कॉमन कोड पर क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर। तो कोड को बाइसेक्ट करता है, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ तुमको लिखा जाएगा, ये CN या NC जो बोलो। कैसे लिख दोगे बताओ? स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला, कि जिस पॉइंट से लाइन पर डालते हैं परपेंडिकुलर, उस पॉइंट से लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा देते हैं बटे रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस,
और ये हो जाएगा इसका रेडियस, ये हो गया इस सर्कल का रेडियस R2। तो बताओ यहां से निकल जाएगा ए बी, लेंथ ऑफ कॉमन कोड ए बी इज या इक्वल टू 2 इंटू ए एन क्या होगा, तो 2 इंटू, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो 2 इंटू रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस सी एन का स्क्वायर। दोनों निकला हुआ है, ए सी हो गया इस सर्कल का रेडियस, और सी एन क्या हो गया बताओ। तो सेंटर से कॉमन कोड पर क्या डालेगा, परपेंडिकुलर, तो वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये सी एन। बताया समझ में, निकल गया लेंथ ऑफ कॉमन कोड। कैसे कैसे निकालने बताया बताओ। पहले इस कॉमन कोड का इक्वेशन लिख लेना। कैसे लिखेंगे ये ए बी लाइन का इक्वेशन, अभी बताए थे। किसी भी दो सर्कल का कॉमन कोड का इक्वेशन कैसे लिखना है, तो दोनों सर्कल के इक्वेशन को माइनस कर देना है, घटा देना है। लिखा गया ए बी का इक्वेशन। अब कोई एक सर्कल ले लो, चाहे पहला चाहे दूसरा। मान लो हम कौन सर्कल लिए, दूसरा, इसका सेंटर रेडियस निकाल लीजिए, सेंटर और रेडियस इसका निकालिए। सेकंड सर्कल पहला लेते तो पहला का सेंटर रेडियस निकालते। अब सेंटर से इस कॉमन कोड पर क्या डाल देना, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ निकलेगा, निकल जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ। ये इसका रेडियस है। अब तुमको अपने खुद दिखाई पड़ रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो बोलो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर लिखते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसका अंडर रूट लिख दीजिए। निकल गया ये ए एन, और उसका दुगना हो जाएगा वो ए बी। सेंटर से कोड पर डालते हैं परपेंडिकुलर, तो कोड को बाइसेक्ट करता है। आप समझा कैसे निकलता है लेंथ ऑफ कॉमन कोड, तो लिख लो तब। पहला प्रॉपर्टी हुआ जब दो सर्कल एक दूसरे को कट करेगा, तब फिर से समझना। पहला जो डिफिनीशन में हम लिखाए थे रेडिकल एक्सिस के डिफिनीशन में, वहां दोनों सर्कल एक दूसरे को ना ही कट कर रहा ना ही टच कर रहा, मतलब अलग अलग है। तब रेडिकल एक्सिस कट करेगा तो कॉमन कोड, अब टच करेगा तो उसी को कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, उसी को कॉमन टेंजेंट। पहले इसको उतार लो, पूरे प्रिंट करो। अब लिखना दूसरा प्रॉपर्टी कि when two circles touch each other externally, यदि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, then तब the equation of radical axis becomes the equation of common chord, sorry, common tangent, and the point of contact does not satisfied the properties of radical axis। देखो क्या लिखे हैं कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेगा, जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेगा, तो जब तब जो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है वही किसका इक्वेशन हो जाएगा, तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, लेकिन बस एक तो वही होगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडिकल एक्सिस के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, पहले समझ लेना। देखो दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, ये इसका हो गया कॉमन टेंजेंट। ये जो कॉमन टेंजेंट है
उसका इक्वेशन फिर कैसे लिखेंगे? तो वही दोनों सर्कल के इक्वेशन को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो जाएगा कॉमन टेंजेंट्स इज वही S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, कि दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देंगे। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देना है, तो वही रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। बात आया समझ में? ठीक है, तो कैसे लिखना है कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन? तो दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देना। हाँ, ये जो लिखा हुआ देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसी को बोलते हैं। तो ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस के प्रॉपर्टी को खाली फुलफिल सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो रेडिकल एक्सिस का क्या डिफिनेशन था कि कहीं भी कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों सर्कल पर डालना है टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वल होगा। बोलो तो पॉइंट सर्किले पर है, तो टेंजेंट होगा दोनों सर्कल पर। तो वही ये एक पॉइंट है, बाकी कहीं भी इस लाइन पर हम पॉइंट लें, चाहे यहां ले, यहां ले, यहां ले, यहां कहीं भी ले, उस पॉइंट से जब दोनों सर्कल पर डालेंगे टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या आएगा? तो इक्वल ही होगा। तो वो नहीं, हमको बस ये समझाना था कि यदि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो उसके कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देना, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जाएगा। यही हमको समझाना था। कॉमन कोड का इक्वेशन कैसे लिखाएगा? तो दोनों सर्कल को घटा देंगे। रेडिकल एक्सिस का कैसे इक्वेशन लिखाएगा? खाली केस अलग अलग है। जब दो सर्कल एक दूसरे को ना ही टच करेगा ना ही कट, मतलब अलग अलग है। रेडिकल एक्सिस कट करेगा तो कॉमन कोड, और टच करेगा तो कॉमन टेंजेंट। लेकिन तीनों का आंसर एक ही ढंग से आएगा। चाहे रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिखने का है, चाहे कॉमन कोड का इक्वेशन लिखने का है, चाहे कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का है। कैसे लिखेंगे? तो दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देना। खाली दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। उतार लो सर। अब लिखना तीसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा क्या है सो समझना कि ई या व्हेन भी लिखता कि व्हेन 3 गिवन सर्कल्स आर लाइज इन सेम प्लेन, मतलब 3 सर्कल है, तीनों सर्कल एक ही प्लेन में है। जैसे बोर्ड एक प्लेन है ना, इसी पर हम 3 सर्कल बना देंगे। देखो बना दिए, वही तीनों सर्कल एक ही प्लेन में है, तब कि देन देयर रेडिकल एक्सिस आर कंकरेंट। कंकरेंट मतलब समझा चुके हो तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन में। 3 लाइन का कंकरेंट होने का कंडीशन। कंकरेंट मतलब क्या हुआ कि वो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा। कंकरेंट मतलब कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा। तो वही कि देन देयर रेडिकल एक्सिस आर कंकरेंट एट द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी is said to be radical सेंटर। उसको बोला जाता है रेडिकल सेंटर। जैसे देखो 3 सर्कल है, फिगर बना हुआ। ये मान लो पहला सर्कल है S1 बराबर 0, ये दूसरा सर्कल है S2 बराबर, और ये तीसरा सर्कल है S3 बराबर 0। 3 सर्कल है, ये तीनों सर्कल एक ही प्लेन में है, तो तीनों का रेडिकल एक्सिस, पहले ही दोनों का रेडिकल एक्सिस बना रहे हैं। बोलो कैसे लिखेंगे ये दोनों का रेडिकल एक्सिस? बताओ, ये दोनों का रेडिकल एक्सिस कैसे लिखाएगा? तो दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देंगे, S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। फिर इस दोनों का रेडिकल एक्सिस बताओ।
तो ये क्या हो गया S2 माइनस S3 इक्वल टू, खाली दोनों सर्कल के इक्वेशन को, फिर इस दोनों का रेडिकल एक्सिस बोलो। ये तीनों रेडिकल एक्सिस एक ही पॉइंट से पास करेगा, ये तीनों रेडिकल एक्सिस एक ही पॉइंट से पास करेगा, और यही जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही कहलाता है रेडिकल सेंटर, इसी को बोला जाता है रेडिकल सेंटर। कि जब तीन सर्कल एक ही प्लेन में है तो तीनों का रेडिकल एक्सिस कनकरेंट होगा, मतलब एक ही पॉइंट से पास करेगा, और जो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी होता है उसको बोलते हैं रेडिकल सेंटर। अब देखो इस कॉन्सेप्ट में तुमको क्या जानना है, इसमें पूछेगा रेडिकल सेंटर बताओ, कि यदि तीन सर्कल एक ही प्लेन में है तो उसका रेडिकल सेंटर क्या होगा। तीन सर्कल एक ही प्लेन में है तो उसका रेडिकल सेंटर क्या होगा वो बताना है तुमको। देखो क्या करना है, पहले कोई भी दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस, मतलब पहला दूसरा का लिख दिया रेडिकल एक्सिस, फिर दूसरा तीसरा का रेडिकल एक्सिस लिख दिया, दो को रेडिकल एक्सिस लिखाया, और दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने बताए हैं। कैसे बताए हैं, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो वही करना, दो दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस निकालना, पहले पहला दूसरा का फिर दूसरा तीसरा का, और दोनों इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व कर देना। हो गया, जो एक्स का मान आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, जो वाई का मान आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट लिख लो। तो यही इसमें जानना है, तीन सर्कल एक ही प्लेन में है तो तीनों का रेडिकल एक्सिस एक लाइन एक पॉइंट से ही पास करेगा, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर कैसे निकालेंगे, तो दो दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिख लेंगे, पहले पहला दूसरा का फिर दूसरा तीसरा का, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, रेडिकल सेंटर आ जाएगा। अब इसी का चौथा प्रॉपर्टी लिख लो ऐसे भाषा के लिए, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, लंब टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, कि सर्कल के सेंटर को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पर रेडिकल एक्सिस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस बताए, लाइन आया था तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किस पर, तो दोनों सर्कल के सेंटर के मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पर। समझ लो, फिगर से भी बता देते हैं, इसका सेंटर C हुआ, इसका सेंटर, ये इसका रेडिकल एक्सिस हुआ, ये हमेशा इस लाइन पर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा, यही है रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस किसी भी दो सर्कल के सेंटर को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब इस पर एग्जांपल समझ लो, उतार लो सब इसको, तब एग्जांपल समझाते हैं रेडिकल एक्सिस। देखो पहला एग्जांपल नंबर 1, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। बोलो, इस दोनों सर्कल के रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिखना है। बोलो, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे,
क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, इज S1 माइनस S2 बराबर 0। कि दोनों सर्कल के इक्वेशन को हमको क्या करना है? तो माइनस कर देना है, माइनस फिर दूसरा सर्कल लिख दो। तो बताओ कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस फिर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। अब बताओ घटाओ, एक्स स्क्वायर थी माइनस 2x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर में 3y स्क्वायर घट गया तो माइनस 2y स्क्वायर, फिर x प्लस 4x तो 5x। ठीक, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखो फॉर्मूला यूज करते वक्त फॉर्मूला तो यही है कि सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम 1 बनाना पड़ेगा पहले, तब फॉर्मूला यूज करना। समझ गया? पहले लिख देना गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स कि x1 ये है पहला इक्वेशन S1 कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू, और दूसरा S2 ये है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू। आपको यही ध्यान रखना है कि सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, जिसे सेंटर रेडियस निकालने बताया। यहाँ तो 1 है नहीं, तो 1 बनाना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड कर दें। तो बोलो 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 से सब डिवाइड कर दिए, ये हुआ पहला सर्कल का इक्वेशन, और ये हुआ। अब लिखेंगे कि 10 इस प्रकार इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज, रेडिकल एक्सिस इज क्या हो जाएगा? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। अब दोनों सर्कल को घटा दो, तो बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2, और फिर माइनस। अब दूसरा सर्कल को घटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3x माइनस 4 इक्वल टू। तो बताओ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा? बोलो एक्स प्लस एक्स अब प्लस 4/3x, अब फिर माइनस वाई, अब फिर माइनस 2, अब प्लस 4। तो देखो ये हो जाएगा 7x/3 अब माइनस वाई आए हम प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3y प्लस 6 होगा। यही हो गया तुम्हारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, यही आंसर। तो क्या ध्यान देना खाली फॉर्मूला यूज करते वक्त कि दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटाना, लेकिन कब? जब सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जो उसका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहेगा, तब फॉर्मूला यूज करना, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गया? दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिखना है, फॉर्मूला यही है, दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देना। लेकिन कब? जब सर्कल का इक्वेशन जो उसका इक्वेशन जिसे लिखा रहता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना के तब फॉर्मूला यूज करना। उतारो सब, तब दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 कि फाइंड द पॉइंट from which the tangents to the three circles x square plus y square equal to 1, फिर x square plus y square माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, और तीसरा सर्कल ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इक्वल टू 0 आर इक्वल इन लेंथ। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब उतारो, पहले प्रिंट करो, तब समझाते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। तो बोलो क्या कहता है क्वेश्चन कि फाइंड द पॉइंट, मतलब पॉइंट निकालना है फ्रॉम विच, जिससे कि द टेंजेंट्स टू द थ्री सर्कल, मतलब वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट से तीनों सर्कल पर डालेंगे टेंजेंट, तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। अब तुम लोग बताओ वो पॉइंट कौन सा होगा जिस पॉइंट से तीनों सर्कल पर डालेंगे टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बोलो कौन सा पॉइंट होगा, बताओ। याद है तो डिफिनीशन रेडिकल एक्सिस का लिखाए थे कि उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस जिस पॉइंट से सर्कल पर डालते हैं टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है। मतलब कौन सा पॉइंट होगा, तो रेडिकल सेंटर। मतलब इनडायरेक्टली एक तरह से कहो तुमसे क्या पूछ रहा है, तो इस तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर बताना है। तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर, एक सर्कल ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो -1 बराबर 0, ये दूसरा सर्कल है। ये मान लो तीसरा सर्कल है। यहां तो सब है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट तीनों में 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों का रेडिकल सेंटर बताना। कैसे लिखने का है, किसी भी दो का, मान लो ये हुआ S1, ये हुआ S2 और ये हुआ S3, तो मान लो इसी दोनों का हम रेडिकल एक्सिस लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, S1 माइनस S3 इक्वल टू 0, S1 माइनस S3 इक्वल टू 0, घटाओ S1 में S3 को, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 माइनस, फिर इसको घटाओ S3 को, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। तो बोलो घटाएंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा y स्क्वायर से, यहां बच गया -1, फिर -10y और -24, यानी 10y इक्वल टू इधर हो जाएगा -25, तो y इक्वल टू यानी -5/2। मतलब इस लाइन का इक्वेशन कितना हुआ, तो -5/2। फिर इस दोनों का भी लिख लो, तो बोलो इस दोनों का लिख लीजिए, ये रेडिकल एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट ये हुआ फर्स्ट और नेक्स्ट इस दोनों को बोलो, ये दोनों कौन है, S2 और S3। S2 S3 को दोनों को घटा दें, S2 माइनस S3। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिखा गया, घटा दो अपने से, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया y स्क्वायर से, तो -8x और फिर -10y और -24। अब दोनों सोल्व हो जाएगा, तो 8x और उसको उधर भेज दो, तो 8x प्लस इधर 15 में से 24 घट जाएगा, यानी -9, और y का मान निकला हुआ यहाँ पर रख देंगे, x का मान आ जाएगा। अब जिसको कंफ्यूजन है, जैसे y का मान यहाँ रख दीजिए, ये होगा फर्स्ट, यहां पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट से बराबर -9, हो जाएगा 5, ये हो गया 8x, -25 होगा तो उधर जाके +25, तो 8x बराबर 16, तो x बराबर 2, यानी रेडिकल सेंटर कितना आ गया बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रेडिकल सेंटर यही है, यही कहलाएगा रेडिकल सेंटर।
कितना है इसका कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट -5/2। अब जिसको कंफ्यूजन है कि सही है कि गलत है, क्या है नहीं है, तो देखो अभी एक और बाकी है, कौन, S1 S2, ये S1 S2 बराबर 0। तो बोलो ये दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस लिखा जाएगा, दोनों सर्कल को घटा दो, तो घटा दो, माइनस करो तो कितना हो जाएगा 8x, घटाने पर ही हो जाएगा 8x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब x का मान रख के देखो, हाँ सॉरी, घटाने पर हो जाएगा -16, 8x -16 कर दो, माइनस कर दो, -8x प्लस 15 प्लस 8x बराबर 16 हो जाएगा। क्या ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है सेटिस्फाइड, यानी बनाया हुआ क्या है, सही है। कि किसी भी दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस, पहले पहला दूसरा सर्कल का लिखे, फिर दूसरा तीसरा सर्कल का लिख दीजिए, लिख दिए दोनों का रेडिकल एक्सिस, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, x का मान x कोऑर्डिनेट, y का मान y कोऑर्डिनेट, यही रेडिकल सेंटर हो जाएगा। कि क्वेश्चन तो मैं घुमा के सिर्फ लिखा था कि उस वह पॉइंट बताइए जिस पॉइंट से तीनों सर्कल पर टेंजेंट डालेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा। तो जिसको डिफिनीशन याद रहेगा उसको मालूम है कि क्या निकालना है। जब पूछा है कि वह पॉइंट बताइए जिस पॉइंट से तीनों सर्कल पर डालेंगे टेंजेंट तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा, मतलब कौन सा पॉइंट तुमसे पूछा है, रेडिकल सेंटर पूछा है। रेडिकल सेंटर कैसे निकालते हैं, तो दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिख देंगे, पहले पहला दूसरा का, फिर दूसरा तीसरा का लिख दिए। देखो यहाँ एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन सॉल्व किए, एक्स वाई दोनों का मान निकल गया, एक्स का मान एक्स कोऑर्डिनेट, वाई का मान। तीसरा चेक करना है, तो तीसरा जो बचा रहेगा उसको सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाइड कर गया मतलब सही है, नहीं करेगा समझ जाना कि गलत है, सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा रेडिकल एक्सिस से। चलो उतारो, अब तीसरा एग्जांपल लिखना कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड्स ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस 2x प्लस 6y इक्वल टू 0 एंड फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस 4x माइनस 2y, ये दोनों सर्कल के कॉमन कोड का लेंथ बताना है। पहले फिगर बना दो, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। पहला सर्कल क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y इक्वल टू, और दूसरा सर्कल क्या है, कॉमन कोड किसको बोलते हैं, सो बताओ। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए से बी को मिला दें, यही है कॉमन कोड। इसी का लेंथ बताना है, AB का, इस AB का लेंथ कितना होगा। तो देखो कैसे बताएंगे इस AB का लेंथ, तो कोई पहले इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड AB, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड AB कट कर रहा है, इज कैसे लिखेंगे, तो दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा देंगे, और दोनों है ही x² y² का कोई भी सेट 1, कहीं कोई दिक्कत है नहीं,
तो घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 रहेगा तो 1 बनाना पड़ेगा, माइनस करो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 2x माइनस माइनस प्लस 4x, फिर प्लस 6y माइनस माइनस, फिर 0 माइनस 6, यानी हो गया 6x प्लस 8y माइनस 6 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देते हैं सब में, तो 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखा गया कॉमन कोड का। अब समझना, कोई सर्कल लेके चलो, मान लो हम पहले सर्कल लेके चलते हैं, थ्योरी में दूसरा लिए थे, यहाँ पहला बोलो इसका सेंटर, तो -1 माइनस 3 होगा, -½ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस ½ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, इसका रेडियस तो 1 प्लस 4 मतलब रूट अंडर 5, 1 प्लस 9 सॉरी 1 प्लस 9 रूट अंडर 10 हो गया। अब इस सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये C1 हो गया, यहां से परपेंडिकुलर एंड ड्रॉ कर दिए, ये इसका रेडियस हो गया, ये लाइन, तो बोलो इसका रेडियस कितना है, तो रूट अंडर 10, तो Cn कितना हो जाएगा, देख के बताओ कि Cn इक्वल टू नेक्स्ट Cn, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखाया है कि किस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, -1 माइनस 3 से, किस लाइन पर, तो ये 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो उस पॉइंट से इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दो, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -3 और -3 अपॉन रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी Cn कितना हो गया, तो -3 -12 और फिर -3 यहाँ 5, तो 12 3 15 3 18, यानी 18/5, यही हो गया Cn, -½ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -½ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y। अच्छा घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ +3 है, यानी +3 -3 कट गया, ठीक, यानी हो जाएगा 12/5, 3 इंटू -1 फिर 4 इंटू -3 फिर +3 कि 2x माइनस माइनस प्लस फिर 6y माइनस माइनस प्लस 2y और फिर 0 माइनस माइनस प्लस 6 आ गया। Cn कितना आ गया, 12/5। तो बोलो अब ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस नहीं निकल जाएगा an, तो अब नाउ an बराबर कितना कि रूट अंडर इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 10 होगा माइनस इसका स्क्वायर, नहीं तो यहां लिख देते हैं AC1 का स्क्वायर माइनस Cn स्क्वायर, यानी बताओ AC1 है रूट अंडर 10, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 माइनस 144/25, तो 250 में 144 घट जाएगा, यानी 106/25 हो जाएगा, रूट अंडर ये हो जाएगा तुम्हारा an इक्वल टू रूट अंडर 106/5। तो बोलो an हो गया रूट अंडर 106/5, तो पूरा लेंथ ऑफ कोड AB कितना हो जाएगा, तो यार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू रूट अंडर 106/5 आ गया आंसर। लिख दोगे, समझा कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ कोड, पहले इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड लिख दिए, दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा के, फिर पहला सर्कल के सेंटर से इस पर डाले, परपेंडिकुलर लेंथ निकला, सेंटर तो इक्वेशन दिया हुआ सेंटर मालूम हो गया ना, ये इसका रेडियस है, इक्वेशन दिया रहेगा रेडियस निकल जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, कि हाइपोटेनियस y परपेंडिकुलर y बेस हुआ, तो बेस निकल जाएगा कि नहीं, वहां निकाल दिए, तो वहां एलसीएम लोगो तो 25 एलसीएम होगा ना, तो 250 में से 144 घट जाएगा, 106 बचेगा, अब बटे 25 का √5, तो ये an निकला है, हमको पूरा लेंथ चाहिए AB, तो AB के लिए क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड AB बराबर 2 इंटू रूट अंडर 106/5, वही आंसर। चलो उतार होता। अब अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये हो गया रेडिकल एक्सिस, कॉमन कोड, कॉमन टेंजेंट सब खत्म।
देखो अब अगला समझना, फैमिली ऑफ सर्कल्स या सिस्टम ऑफ सर्कल्स, जो कि हम स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ाए थे। स्ट्रेट लाइन का भी लास्ट कॉन्सेप्ट यही था, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां भी वही है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। याद है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस या सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइंस कि किसी भी दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये दो लाइन है, ये L1 बराबर 0 और ये L2 बराबर 0, इस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकता है सो बताओ। तो अनगिनत लाइन पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एक पॉइंट से हो सकता है कि ना। तो इसी सभी लाइन का इक्वेशन याद है, लिखने का तरीका मालूम है। इस सभी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, L1 प्लस K इंटू L2 बराबर 0, जहां K कोई भी पैरामीटर है, उसको K मान लो, लैम्डा मान लो, T मान लो, थीटा मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे लिखते हैं कि L1 प्लस K इंटू L2 बराबर 0 या L1 प्लस लैम्डा इंटू L2 बराबर 0। जो मानते हैं K या लैम्डा, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं सो बताओ। तो उसके लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दिया रहता है, जो कंडीशन दिया रहेगा उसको यूज करके K या लैम्डा का मान निकाल लेते हैं। बात समझे? और वही ढंग से यहां भी काम करना है। तो पहला लिखो फैमिली ऑफ लाइंस में या सिस्टम ऑफ लाइंस सर्कल, सॉरी, तो पहला लिखो कि द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स which passes through the point of intersection of the circles S1 अब सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, जनरल फॉर्म में, सब में यूज हो सकता है, एंड S2 कि दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखना है, इज गिवन बाय। देखो कैसे लिखना, पहले समझ लो फिगर में। एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ कौन है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है A और ये B, AB। इसी दोनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो देखो बहुत सारा सर्कल ही दोनों पॉइंट से ही पास हो सकता है, दो पॉइंट से अनगिनत सर्कल ट्रेस हो सकता है। जो थ्योरम पढ़ना था 9th क्लास में वो था 3 पॉइंट्स, कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्किल पास हो सकता है। 3 नॉन कोलिनियर मतलब 3 असंरेख बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक ही सर्किल पास हो सकता है। लेकिन यहाँ 3 पॉइंट नहीं है, कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट से अनगिनत सर्किल पास हो सकता है, जो कि देखो कुछ फिगर में उसमें से दिखा भी देते हैं। एक मान लो, देखो ये है सर्कल, लग रहा कि दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, और बहुत सारा बना सकते हैं। देखो और बना सकते हैं, बहुत सारा सर्कल इसी ढंग का बना सकते हैं, और सभी सर्कल पॉइंट ए पॉइंट बी से पास कर रहा है। तो ये सभी सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे स्टेप लाइन में बताए थे कि पहले फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन लिख देना S1 और प्लस K मान लेना, लैम्डा मान लेना, T मान लेना, फिर S2 बराबर 0। आई जो भी मानोगे तुम K लैम्डा T जो मानने का इच्छा हो उसका वैल्यू निकालने के क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दिया रहता है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ K, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ K वी गेट different circles and these circles, और ये सभी सर्कल कहां से पास करेगा, the passes through the intersection point of the line of the
सर्कल्स S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0, और कहां से पास करेगा कि दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा। तो बोलो सेम टू सेम है कि नहीं? वहां लाइन था तो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, यहाँ सर्कल है तो दो सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा। दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन लिखना है। बोले फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन लिख देना। तो बोलो क्या है फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन बताओ? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 प्लस k लैम्डा t जो मानने का मन है। सेकेंड सर्कल का फिर इक्वेशन लिख रहे हैं। इक्वल टू 0 कर देना। बात आया समझ में? कैसे बनाते हैं फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन? फिगर देखो जान के हमेशा लिखे, ठीक कि बहुत सारा सर्कल पास हो सकता है। आपको जानना वही है कि किसी भी दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला एक तीसरा सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो उसी दोनों सर्कल के इक्वेशन को यूज करके लिखते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी हम समझाए थे, एक कर्व और एक लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए उसी दोनों को यूज करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पहले फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन लिख दिए, के मान लो, लैम्डा मान लो, टी मान लो, फिर सेकंड सर्कल का इक्वेशन, कोई एक चीज पहले वेरिएबल मान लो पैरामीटर, फिर सेकंड सर्कल का इक्वेशन। जो मानोगे उसका वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा। अलग अलग कंडीशन दे अलग अलग सर्कल मिलेगा, एक ही सर्कल नहीं मिलेगा। जो कंडीशन दिया रहेगा उसको यूज करके के का मान निकाल लेना। चलो उतारो इसको, तब दूसरा फिर समझाते हैं। अब लिखना दूसरा, देखो क्या है दूसरा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स व्हिच passes through the intersection points of the लाइन L, जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, एंड द सर्कल S x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। अब बताओ क्या था? पहला में क्या दिया हुआ था? ये दोनों सर्किले का इक्वेशन था। इसमें क्या है? एक सर्किल भी है और एक लाइन भी है, उसी दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन लिखा है। तो देखो पहले फिगर्स फिर समझो। ये सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, और ये लाइन मान लो है, इसका इक्वेशन क्या है? तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसी दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन। तो बताओ इन दोनों का भी इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है? एक ही ठो है, सॉरी दो ठो है। इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है? लाइन और सर्कल का 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट से कितना सर्कल पास हो सकता है? तो अनगिनत सर्कल पास हो सकता है। इसीलिए नाम पर आप फैमिली ऑफ सर्कल, एक से ज्यादा सर्कल मिल सकता है और उसी सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले वो सर्कल ट्रेस कर देते हैं कि मान लो इसी सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। कैसे लिखेंगे? उसी ढंग से जैसे लिखने बताए थे। वहां 2 सर्कल था,
तो दोनों सर्कलें लिखे, यहाँ एक सर्कल एक लाइन है, तो एक सर्कल एक लाइन लिखे कि गिवन बाय एस प्लस लैम्डा इंटू एल इक्वल टू 0। मतलब पहले सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे और प्लस लैम्डा इंटू लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, यानी इस ढंग से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा इंटू, अब लाइन का इक्वेशन लिख दो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हो गया। और वही जो लैम्डा वैल्यू माने हो, इसका मान निकालेंगे क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा, और जो कंडीशन दिया रहेगा उसको यूज करके आप लैम्डा का मान निकाल लेना, फिर यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा। तो अलग अलग कंडीशन दिया रहेगा तो अलग अलग वैल्यू आएगा लैम्डा का, तो हाँ सर्कल भी अलग अलग मिलेगा, अनगिनत सर्कल ना पास होता है, बहुत सारा सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। तो वही जो मानिएगा लैम्डा या टी, वो एक बार लिखा दिए आपने, समझ लेना, उसका वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहता है, उसको यूज करके लैम्डा का मान निकाल लेना, यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा। लिख लो इसको पहले। तो फंडामेंटल यही है फैमिली ऑफ सर्कल में कि दो ठो सर्कल मालूम होना चाहिए या एक सर्कल एक लाइन मालूम होना चाहिए, तो हम फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर से सुनना, बेसिक्स चीज जो है फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिखने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसके लिए सिर्फ दो ही चीज चाहिए। क्या क्या? या तो दोनों सर्कलें मालूम रहना चाहिए, दो ठो सर्कल का इक्वेशन, या एक सर्कल और एक लाइन का इक्वेशन, तो आप फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे अब देखिए 3 ठो और बताएंगे, लेकिन उसमें अलग अलग दिया जाएगा, लेकिन निकालेंगे यही दोनों चीज, या तो दोनों सर्कलें निकाल लेंगे या फिर एक सर्कल और एक लाइन निकाल लेंगे। अब लिखना तीसरा कि द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स which passes through the points, मतलब दो ठो पॉइंट खाली दिया रहेगा, x1 y1 and b x2 y2 is given by, बात आया समझ में कि दो ठो पॉइंट से ही पास करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल, अभी तक वही बता भी रहे थे, एक दोनों सर्किल था तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट दो ठो पॉइंट ना आया था, और उसी दोनों पॉइंट से सब सर्कल पास करा, या एक सर्कल एक लाइन ही लिए थे तो उसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट दो ठो आया था, और उसी दोनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन लिखे थे। वैसे दो ठो पॉइंट खाली दिया हुआ, और उसी दोनों पॉइंट से पास करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन तुमको लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, उसी दोनों पॉइंट से पास करने वाला फैमिली ऑफ, तो इस दोनों पॉइंट को इस सर्कल का डायमीटर मान लेंगे, इस दोनों पॉइंट को सर्कल का क्या मान लेंगे, डायमीटर, x1 y1 और ये b x2 y2। अब बताओ तुम कि जब ये डायमीटर मान लिया तो सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, s का इक्वेशन, s हो जाएगा x माइनस डायमीटर इंड वाला फॉर्मूला याद है सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए, x माइनस x1 इंटू x माइनस प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन मिल गया। अब बोलो डायमीटर भी कोई ना कोई लाइन है ना, ये भी एक लाइन है कि नहीं है। अब दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का इक्वेशन लिखने बताया है कि नहीं बताया है, बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, याद है फॉर्मूला कि y माइनस y1 बराबर स्लोप और फिर x माइनस, बोलो स्लोप कैसे लिखते हैं, वो भी याद होगा तुम लोगों को, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अब बटे डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। अब बताओ एक सर्कल और एक लाइन का इक्वेशन मिल गया तो कौन वाला फॉर्म यूज होगा, तो सेकेंड यूज होगा
कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल कैसे लिखेंगे बताओ। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज वही फॉर्मूला यूज कर देना, s प्लस लैम्डा इंटू एल बराबर 0। बोलो s भी मालूम है, l भी मालूम है। ये तो चूंकि थ्योरी है तब मैं इसे दिखाई पड़ा, लेकिन ये तो रहेगा एक लीनियर इक्वेशन एक्स वाई में। तो यहां लिख देना, मान दोनों का बैठा देना, s का ये और l का, और वही लैम्डा जो माने हैं लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा, उसको यूज करके लैम्डा का मान निकाल लेंगे। तो क्या सीखा यहां से सो बताओ। सिर्फ 2 ठो पॉइंट दिया रहेगा, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट है 2 3 मान लो, दूसरा है 3 4, और उससे पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन लिखना। कैसे कैसे लिखोगे, तो पहले वो दोनों पॉइंट को सर्कल का डायमीटर मान लिए, किसी भी सर्कल का डायमीटर मान लिए। तो क्या डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखने बताए हैं, और उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। सर्कल में मिल गया, लाइन भी मिल गया, लिख देना s प्लस लैम्डा इंटू एल बराबर 0। वही लैम्डा का मान निकालेगा। और कुछ ना कुछ एक तीसरा कंडीशन दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उसको यूज करके लैम्डा का मान निकालना, रख देना, आंसर आ जाएगा। उतारो। अब चौथा लिखना, कि द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स which touches the circle S, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0 एट द पॉइंट्स a x1 y1 इज गिवन बाय। यहां आया कुछ समझ में। अब फिर वही हो गया कि एक सर्कल और एक पॉइंट दिया हुआ है, कहता उस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखिए जो इस सर्कल को कहां पर टच करता है, तो उस पॉइंट पर टच करता है। देखो इस सर्कल है, इस सर्कल कोई पॉइंट ए पर टच करता है, कोई भी फैमिली ऑफ सर्कल। देखो इस सर्कल मान लिया, इस गिवन सर्कल को किस पॉइंट पर टच करता है, तो ए पॉइंट पर टच करता है। इसी का इक्वेशन तुमको लिखना है। बताया समझ में। तो बोलो कैसे लिखोगे कि कोई सर्कल को, किसी भी सर्कल को ये किस पॉइंट पर टच करता है, फैमिली ऑफ सर्कल, तो ए पर टच करता है। सर्कल एस दिया हुआ और उसको फैमिली ऑफ सर्कल पॉइंट ए पर टच करता है। देखो जो पॉइंट ए लिखा हुआ है, यहां समझना, ये पॉइंट ए लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट जरूर है, लेकिन पॉइंट भी देखो सर्किल होता, बिंदु, बिंदु कहीं भी दो तो सर्कल जैसा लगता है कि नहीं लगता है, कोई भी पॉइंट। तो बोलो इस सर्कल है, तो इस सर्कल का तो सेंटर और रेडियस मालूम है, सेंटर तो मालूम है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, लेकिन रेडियस इसका, तो पॉइंट सर्कल का रेडियस होता है 0। पॉइंट सर्कल है मतलब इसी पॉइंट है, बोलो इसमें कहीं रेडियस है, सेंटर है लेकिन रेडियस नहीं है, ये पॉइंट सर्कल है। यहां लिख देते हैं, ये जो है ये पॉइंट सर्कल हो गया, ये क्या हो गया, पॉइंट सर्कल। इस पॉइंट सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या इसका रेडियस हो जाएगा 0, इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा s2, खाली जैसे लिखते हैं x माइनस x1 का स्क्वायर और y माइनस इक्वल टू 0 का स्क्वायर। याद है पॉइंट सर्कल, तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर, पॉइंट सर्कल। अब दो सर्कल मिला, एक पॉइंट सर्कल और एक गिवन सर्कल, तो कैसे लिखेंगे उस सर्कल का इक्वेशन, s प्लस
k इंटू पॉइंट सर्कल इक्वल टू 0। तो s मतलब सर्कल का इक्वेशन कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c प्लस k इंटू पॉइंट सर्कल लिख दो। तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। बात आया समझ में कि s प्लस k इंटू पॉइंट सर्कल इक्वल टू 0 कि कोई फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखना है। जो एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और जो दूसरा सर्कल लिखना है इस सर्कल को किस पॉइंट पर टच कर रहा है, x1 y1 पर टच कर रहा है। कैसे लिखेंगे फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन? तो जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा ना x1 y1 उसको यूज करके पॉइंट सर्कल का इक्वेशन लिख देना। तो सर्कल का जैसे लिखते हैं सेंटर वही हो गया x1 y1। याद है ना पहले दिन पढ़ाए सर्कल में कि यदि सेंटर x के है रेडियस r है तो सर्कल का इक्वेशन तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिए कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। ये पॉइंट सर्कल हो गया, ये सर्कल हुआ। तो दो ठो सर्कल मिला और दो सर्कल मिल गया तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखने पर देवे किया। समझ गया? अब अगला फिर लास्ट वही रहेगा कि एक लाइन है और उस लाइन को कोई सर्कल किसी पॉइंट पर टच करा तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन फिर इसी ढंग से लिखाएगा। पहले इसको लिख लो और जो भी तुम k लैम्डा t मानोगे तो अलग अलग केस में अलग अलग कंडीशन में k का मान अलग अलग आएगा, वहां रख दोगे आंसर आ जाएगा। उतार लो पहले इसको। देखो पांचवा कि द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स which touches the line L, लिख दो Lx प्लस My प्लस N इक्वल टू 0 एट द पॉइंट्स A x1 y1 is given by उस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखना जो इन लाइन को x1 y1 पर क्या कर रहा है तो टच कर रहा है। फिर से देखना, फिर से फिगर बना रहे हैं। यहाँ लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ L कितना Lx प्लस My प्लस N इक्वल टू और उस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखना है तुमको जो इस सर्कल को कहां टच कर रहा है, लाइन को, सॉरी इस लाइन को कहां टच कर रहा है। सो बताओ इस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट पर, तो A x1 y1 पर। ठीक कि उस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखना है जो फैमिली ऑफ सर्कल इस लाइन को किस पॉइंट पर टच करा, x1 y1 पर टच करा। फिर कैसे लिखो, देखो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले पॉइंट सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे। इस पॉइंट सर्कल का इक्वेशन पहले लिख लेंगे। बोलो पॉइंट सर्कल का इक्वेशन, तो x सेंटर तो यही होगा x1 y1, तो x माइनस x1 का प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस। तो पॉइंट सर्कल है तो रेडियस कितना, तो 0 0 का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे उस सर्कल का इक्वेशन, सो बताओ, तो s प्लस लैम्डा इंटू l बराबर 0। s मतलब ये पॉइंट सर्कल, s मतलब क्या हो गया, तो पॉइंट सर्कल।
तो बोलो मालूम है पॉइंट सर्कल, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का प्लस लैम्डा इंटू लाइन का इक्वेशन लिख दो इक्वल टू 0। वही लैम्डा जो माने हैं उसका वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उसको यूज करके लैम्डा का मान निकाल लेंगे। तब बेसिक यही हुआ कि जब भी फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखने कहेगा तो हमको दो चीज ढूंढना है, क्या क्या, या तो दो सर्कल का इक्वेशन या एक सर्कल एक लाइन का इक्वेशन। तो पहला जो बताए थे उसमें दोनों सर्कल दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था, s1 प्लस k इंटू s2 लिख दिए। दूसरा में एक सर्कल एक लाइन है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, s प्लस k इंटू l बराबर 0 लिख दिए। जो मानिएगा उसका वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा, उसको यूज करके मान निकाल लेगा। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है, दो ठो पॉइंटे दिया हुआ है, तो दो पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो एक दोनों सर्कल को डायमीटर मान लेंगे और डायमीटर इंड का जो फॉर्मूला लिखाए थे कि डायमीटर का दोनों छोर मालूम है, सर्कल का इक्वेशन लिख देना, लिख दिए। दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन का इक्वेशन लिख दिए, क्या एक सर्कल एक लाइन मिल गया, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर देना। फिर चौथा था कि एक सर्कल दिया हुआ है, जिस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन हमको लिखना हो, गिवन सर्कल को कोई पॉइंट पर टच करा, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x1 y1, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ उसको यूज करके पॉइंट सर्कल का इक्वेशन पहले लिख देना। एक सर्कल पहले से दिया हुआ था, एक पॉइंट सर्कल, दो सर्कल मिला, s1 प्लस k इंटू s2 लिख देंगे। फिर लास्ट यही है कि लाइन पर टच करा, L1 लाइन पर कोई सर्कल x1 y1 पर उस लाइन को क्या कर रहा है, टच करा, कैसे लिखेंगे, पॉइंट सर्कल लिख लिए, लाइन लिख लिए, इक्वेशन लिखा गया। यही है फैमिली ऑफ सर्कल। हाँ, इसका उल्टा कॉन्सेप्ट भी याद रखना जो स्ट्रेट लाइन में बताए थे कि यदि कोई सर्कल का इक्वेशन लिख दिया, अब कहेगा तुमको कि ये एक फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन है या सिस्टम ऑफ सर्कल का इक्वेशन है, ये दिखाइए, तो कैसे दिखाना, तो भाई उल्टा रिवर्स कि s1 प्लस k इंटू s2 दिखाएंगे या s प्लस k इंटू लैम्डा इंटू l दिखाएंगे, लाइन का इक्वेशन, जहां k लैम्डा कोई ना कोई मतलब या तो सर्कल लाइन को अलग कर देना या दो सर्कल को अलग अलग कर देना, जो पैरामीटर रहेगा वो बीच में रहेगा। स्ट्रेट लाइन का देखना उल्टा भी लिखे हुए स्ट्रेट लाइन में, वहां सर्कल में भी पूछ सकता उल्टा कि यदि कोई इक्वेशन लिख देगा, जैसे यहां पर देखो हम एक इक्वेशन लिख दिए, कहेंगे तुमको ये बताओ कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये एक फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन है, जहां a इसमें पैरामीटर है, जहां a इसमें क्या है, पैरामीटर है। तो कैसे इसको प्रूव करोगे कि नहीं फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन है, तो देखो यहां सर्कल एक थे और नहीं दिखाई पड़ रहा है, पैरामीटर भी एक ही जगह है, बोले भी थे कि पैरामीटर वाला सब एक साथ कर देना, जिसमें पैरामीटर नहीं रहेगा उसको, तो बोलो s हुआ सर्कल का इक्वेशन, आई लैम्डा इंटू l हुआ, इसको लैम्डा मान लो, k मान लो, जो मानना है, इंटू ये l हुआ, आ गया s प्लस k इंटू l बराबर 0 के फॉर्म में। जब इस फॉर्म में आ गया कहेंगे सिस्टम ऑफ सर्कल है, फैमिली ऑफ सर्कल है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा, इस दोनों के सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। अब पॉइंट चाहिए, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। लिख लो इसको सब, उतार लिया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, फिर होमवर्क नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 4 एकदम पूरा कंप्लीट करके रखिएगा, कंप्लीट कर देना, खत्म कर देना एक्सरसाइज 4 को, समझ गया सर। लगभग 98% थ्योरी खत्म हो गया सर्कल का, मात्र 2-3 कॉन्सेप्ट मालूम है बचा हुआ, बस बाकी सब खत्म हो गया। मतलब अब आगे आप कोई भी बुक से, किसी भी असाइनमेंट से, किसी के भी पैकेज से आप सर्कल बना सकते हैं, बात समझ गए। होमवर्क बना लीजिए और उसके बाद किसी भी बुक से ले सकता, उसको कंप्लीट कर देना है, बात समझ गया।